ये अपना सेमेस्टर 2 यूनिट 3 इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस, राइट। ये पहला पेज है अपना, यानी सेकंड पेज। अब अपने ये जो सीख रहे हैं पर्टिकुलर चैप्टर, उसमें सिर्फ इंडस्ट्रीज के बारे में अपने सीखेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन होगा प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और उसका रोल। फिर प्राइवेट सेक्टर, उसके बीच का डिफरेंस आएगा। उसके बाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाने के लिए जो हमको जरूरत है, किसकी जरूरत है हमको, फाइनेंस की, वो पैसा कहाँ से आएगा उसके बारे में लिखा है। और दो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में लिखा है, दो अलग अलग इंडस्ट्रियल पॉलिसी। एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1956 की और दूसरी 1991 की। अपने दो इंडस्ट्रियल पॉलिसी और पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर करना है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने ऑप्शन में छोड़ देंगे इसमें। डिफाइन पब्लिक सेक्टर, एक्सप्लेन रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्री। हाथ में पेंसिल। डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो सेक्टर वो एक्टिविटीज करता है जिसमें गवर्नमेंट के गुड्स एंड सर्विसेज जनरल पब्लिक तक, तो ये अंडरलाइन करो, प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक। यानी गवर्नमेंट जो कुछ भी प्रोड्यूस करे, जो कुछ भी सर्विस प्रोड्यूस करे, उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करता है ये सेक्टर। द एंटरप्राइजेस, एजेंसीज एंड बॉडीज आर फुल्ली ओन, कंट्रोल एंड रन बाय द गवर्नमेंट। अंडरलाइन करो ये भी, जिसमें ओनरशिप किसकी है, गवर्नमेंट की, जिसके अंदर कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का। यानी मतलब गवर्नमेंट पूरी तरह से उसके ऊपर अपना अंकुश रखती है। और रन बाय का मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट भी किसका है, गवर्नमेंट का है, राइट। अब ये गवर्नमेंट है ना, वो कोई भी हो सकती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेटमेंट लिखा हो, इसमें से MENT निकाल दो। स्टेट गवर्नमेंट या तो लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट यानी जैसे कि वडोदरा गैस लिमिटेड, ये लोकल गवर्नमेंट की कंपनी है, सिर्फ बड़ौदा के अंदर ये काम करती है, इसलिए इसको लोकल गवर्नमेंट से चलाई जाने वाली कंपनी बोलेंगे। तो अब अपने यहाँ पे ये चेक करेंगे कि पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर के कितने अलग अलग टाइप्स है। तो एक तो डिपार्टमेंटल यानी खाताकीय विभाग जिन्हें आपने कही, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जिन्हें आपने निगम कही है, और गवर्नमेंट कंपनीज यानी गवर्नमेंट जो कंपनीज को एस्टेब्लिश करती है। अब इसमें नाम है, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में रेलवे और पोस्ट, अब सिर्फ दो ही बचे। फिर उसके बाद में स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, GIC यानी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और UTI यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये तीन अलग अलग इसमें देखने को मिलते हैं। फिर दूसरे बहुत सारे इसमें, कॉर्पोरेशन बहुत ज्यादा है। फिर गवर्नमेंट कंपनी, इसमें BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। फिर NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये तीन अलग अलग कंपनीज है जो गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है। अब जब कंपनी है ना, तो ये कंपनीज के शेयर भी मार्केट में होंगे, राइट। भले गवर्नमेंट की कंपनी है, लेकिन गवर्नमेंट का टोटल शेयर होता है इसके अंदर कभी 26%, तो कभी 51%, 51% या तो 26%। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज वेरियस पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में। देखो दो तरह के होते हैं, एक तो आइदर द गवर्नमेंट फुल्ली फाइनेंसेस देम through the revenues they raise by collecting taxes, duties, fees, etc. यानी टैक्स, ड्यूटी या तो उस सब से ने जो कलेक्शन लिया जाता है वो इसमें आएगा। पहले तो इसमें जो पैसा है वो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, यानी टैक्स कलेक्ट करना, ड्यूटीज कलेक्ट करना, फीस कलेक्ट करना, ये सब गवर्नमेंट की तरफ से आता है। गवर्नमेंट, इसमें अंडरलाइन करो, मोर देन 51% शेयर कैपिटल कंपनी के अंदर इसके आती है। अब ऐसा कंपलसरी नहीं है, कई बार गवर्नमेंट 26% भी अगर होल्ड करती है ना तो भी, यानी ओनली 26% भी अगर गवर्नमेंट ने
अपना हिस्सा रखा नहीं तो भी कंपनी को एस्टैब्लिश कर सकती है। कैसे होता है मैं बताऊं आपको। ये क्या करे, 26% अपने पास रखे और बाकी शेयर्स को मार्केट में बेचे, लेकिन किसी के पास भी 24% से ज्यादा शेयर नहीं होंगे, 24% से ज्यादा नहीं होंगे। इस तरह से वो प्रोविजन करे तो भी गवर्नमेंट सबसे बड़ा होल्डर बन गया, क्योंकि 26% सबसे ज्यादा जो होते हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट ऐसे भी कंपनी चला सकती है। अब ऑब्जेक्टिव, नॉर्मली इसका ऑब्जेक्टिव अंडरलाइन करो, सर्विस मोटिव होता है, यानी आप सिर्फ सेवा करने के लिए, जो कंट्री के लोग हैं ना उसकी सेवा करने के लिए काम किया जाता है। इट इज द अंडरलाइन करो लार्जेस्ट सेक्टर, जो किसके लिए काम करता है, लोगों के अपलिफ्टमेंट यानी बेटरमेंट, डेवलपमेंट। अपलिफ्टमेंट का मतलब भलाई के लिए काम करना, ऑफ द पीपल बाय प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग सर्विसेज टू द पीपल। तो सबसे पहले तो आपके लिए नई नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की जाती है। जैसे कि समझो कोई जगह पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ना हो, गवर्नमेंट वहाँ एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट करे तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा ना। उसके बाद में पोस्टल सर्विस में शुरुआत में गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा था कि अगर कोई पार्सल देना हो उसमें गवर्नमेंट क्यों, क्योंकि पार्सल है ना जिसने भेजा और जिसके लिए भेजा वहां तक पहुंचना ही चाहिए। अगर बीच में गायब हो गया तो वैल्यूएबल थिंग्स चली जाती है, और टाइम पे नहीं पहुंचा तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, इसलिए पोस्टल सर्विस गवर्नमेंट ने अपने पास रखी थी। फिर प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज एट लो कॉस्ट, गवर्नमेंट अपनी खुद की स्कूल्स जिसमें फ्री में एजुकेशन देती है, और कई बार स्कूल ग्रांटेड होती है तो उसमें भी बहुत कम पैसे में आप पढ़ सकते हो। साथ में हेल्थ फैसिलिटीज, यानी बहुत सारी ऐसी हॉस्पिटल्स है, जैसे एसएसजी हॉस्पिटल है, पब्लिक हेल्थ सेंटर है, ये जमुना भाई हॉस्पिटल है, उन सब के अंदर आपको बहुत ही कम पैसों के अंदर इलाज हो जाता है। फिर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में क्या आता है, पुलिस सर्विस, और साथ में जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन, आर्मी और नेवी वगैरह जो है वो सब इसके अंदर आता है। फिर रेलवे सर्विस आता है उसके अंदर। तो रेलवे सर्विस यानी जो रेलवे के अंदर जरूरी था वो क्या था, सबसे बड़ी बात इन्वेस्टमेंट, और हर गांव तक रेलवे को पहुंचाना वो जरूरी था। तो प्रॉफिट वाले तो क्या करेंगे, जो प्राइवेट सेक्टर है वो जहां पे ज्यादा पैसेंजर हो वहीं पे ट्रेन रुकाएंगे, तो हर गांव तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, तो गुड्स बराबर पहुंचेंगे नहीं, इसीलिए रेलवे को गवर्नमेंट ने अपने पास रखा। अब आगे आता है रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको इसमें ने जो वर्ड में टिक करा उन्हें उसी के हिसाब से याद करना है, ये की वर्ड्स है जो मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि पूरा क्वेश्चन याद करने के टाइम पे आप खाली उसके जो मेन वर्ड्स हैं उसी को याद रखो, पूरा क्वेश्चन याद करने की आपको जरूरत ना पड़े। नाउ पहले इंपॉर्टेंट रिलेटिव रोल्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री लाइक इंडिया। तो सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट रैपिड पेस, इसको अंडरलाइन करो। आगे एक वर्ड लिखा हुआ है कि फिलिंग द गैप्स इन द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। तो कई बार ऐसा होता है कि जब कंट्री का डेवलपमेंट होता है ना, तो कुछ लोग प्रॉफिट के लिए कुछ ही सेक्टर के अंदर भागते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा मिलता है, पर दूसरे सेक्टर जो जरूरी है कंट्री के लिए उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, तो यहाँ गैप हो गई, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में गैप हो गई, यानी पूरा जो तुम्हारा औद्योगिक मार्ग जो है आपने की है उसमें कोई ना कोई जगह पे गलती आ गई, तो ये गलती को दूर करने के लिए गवर्नमेंट खुद इसमें एस्टैब्लिश करना शुरू करेगी, पहला। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, अंतरमार्खाकीय सेवाओं, यानी इसमें रोड, वाटर, गैस सर्विस, और उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी मेन, ये उसके अंदर आता है। ये सारी सर्विस ग्रोथ के लिए जरूरी है। अंडरटेकिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इन दो स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट एरियाज वे प्राइवेट सेक्टर आर नॉट रेडी। सीमेंट के अंदर पहले प्राइवेट सेक्टर रेडी नहीं था, कारण क्या था, उसके पीछे सिंपल सा कि सीमेंट इंडस्ट्री में शुरुआत में इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा करना पड़ता है, पत्थर चूना ये सबको ग्राइंड करना पड़ता है, समुद्र में से जिप्सम निकालना पड़ता है, इन सब के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा था, इसलिए लोग रेडी नहीं थे, तो गवर्नमेंट ने इसको एस्टैब्लिश करना शुरू किया। फिर चेकिंग मोनोपोलीज, चेकिंग यानी रोकना, चेकिंग का मतलब क्या होता है, मोनोपोली को रोकना, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन हैंड्स ऑफ फ्यू, यानी कुछ लोगों के हाथ में सारी सत्ता नहीं चली जानी चाहिए। जो आजकल अपने देखते हैं मार्केट में जो सवाल होते हैं वो किस लिए होते हैं, सवाल लोग सवाल इसलिए करते हैं कि लोगों को लगता है
कि कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, बाकी बड़े पैमाने पे लोगों को नुकसान हो रहा है। फिर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, जैसे गुजरात का डेवलपमेंट फास्ट हो रहा है लेकिन उसके सामने उड़ीसा का, आसाम का डेवलपमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट वहां पे इन्वेस्टमेंट अगर खुद का बढ़ा दे और खुद के यूनिट को एस्टेब्लिश करे, तो वहां क्या होगा, जो भी डेवलपमेंट रुका हुआ है वो डेवलपमेंट को आगे आगे बूस्ट अप, यानी उसको बढ़ावा मिलेगा। और लिखा है डाइवर्सिफाइंग नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ जगह पे नेचुरल रिसोर्सेज है ही नहीं, जैसे बोला गया कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लिथियम का सबसे बड़ा खजाना मिला, अब वहां पे है। और लिथियम के प्रोडक्शन में कुछ टाइम के बाद इंडिया नंबर 1 हो जाएगा। और लिथियम सबसे बड़ा कंपोनेंट किसके अंदर है, लिथियम को है ना व्हाइट गोल्ड बोला जाता है। उसके पीछे का सीधा सीधा रीजन ये है कि आज जो बैटरी की जरूरत है ना, तो बैटरी में सबसे बड़ा कंपोनेंट लिथियम का है, यानी आने वाले सालों के अंदर जिसकी डिमांड बढ़ने वाली है उसका सबसे बड़ा रिजर्व इंडिया के पास है। तो ये जो करेगा कौन करेगा, तो गवर्नमेंट ज करे ना शुरुआत में तो। एंड रिड्यूसिंग डिस्पैरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्पैरिटी का मतलब असमानता, इनइक्वालिटीज। डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है, असमानता, इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ बाय ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। अब ये जो लिखा है ना कि गैप को फिलअप करना, ब्रिजिंग द गैप यानी भरना, दोनों के बीच में जो खाई है ना उसको भरना, वो कैसे किया जाए कि रिच लोगों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है और उसमें से जो पैसा मिलता है उसके अंदर से गरीबों के लिए फ्री में खाना है, फ्री में हॉस्पिटल है, ये सब फ्री में एजुकेशन है, ये सब सर्विसेज दी जाती है। फिर क्रिएटिंग एंड एनहांसिंग sufficient employment opportunities in different sectors by making heavy investment, अंडरलाइन करो यहाँ पे, क्रिएटिंग एंड एनहांसिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सब सेक्टर में हेवी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और अटेनिंग सेल्फ रिलायंस, अब इसका मतलब क्या, आत्मनिर्भर, बार बार सुनते अभी, तो कुछ टेक्नोलॉजी में है ना अपने बार बार यही काम करेंगे। जैसे कि अभी क्या हुआ कि अहमदाबाद के अंदर एक कार ऐसे ही खड़ी थी, बारिश गिरी है ना तो नीचे जमीन धस गई और 12 फुट अंदर खड्डे में चली गई। तो मैंने पहली बार देख सुना और पढ़ा, पेपर के अंदर पढ़ा, न्यूज के अंदर सुना कि हिटाची मशीन से उसको निकाला गया। अब जब अपने बात करते हैं हिटाची, तो हिटाची का कोलैबोरेशन किसके साथ में है, टाटा कंपनी के साथ में। टाटा और हिटाची साथ में मिलकर मशीन बनाती है जिसको अपने क्या बोलते हैं, जेसीबी मशीन। मैं आगे भी आपको बता चुका हूँ कि जेसीबी कंपनी का नाम है, मशीन का नाम नहीं है। तो आज ये तुम्हारी मेंटालिटी चेंज हुई ना, पेपर वालों ने लिखने के अंदर कुछ अलग किया कि पहले जेसीबी बोलते थे, आज हिटाची का मशीन आ तो हिटाची बोला, जो इंडिया की कंपनी है, बराबर। तो तुम सेल्फ रिलायंट हुए, यानी जो चीज पहले बाहर से इंपोर्ट करते थे तो सारी चीजों को इंडिया में बनाना शुरू किया। फिर एलिमिनेटिंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड एंड फॉरेन टेक्नोलॉजी, फॉरेन एड, एड यानी मदद, AID, एड का मतलब होता है मदद, और एलिमिनेटिंग का मतलब दूर करना। तो हम जो बाहर के पैसों के ऊपर और बाहर की टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंस रखते थे, वो डिपेंडेंस हमने कम कर दिया या तो दूर कर दिया। एंड कंट्रोलिंग द सेंसिटिव सेक्टर सच एज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, allocating the scarce imported goods rationally etc। यानी पहले तो क्या बताया गया कि जो भी सेंसिटिव सेक्टर्स है ना उसको क्या करेंगे, सेंसिटिव सेक्टर्स को कंट्रोल करना है। सेंसिटिव सेक्टर में सबसे पहले कौन सा आता है पता है, आर्म्स एंड अम्यूनिशन बनाना, यानी गोला बारूद बनाना, गन बनाना। गन बनाने की कंपनी अगर किसी प्राइवेट इंसान के हाथ में हो ना, गवर्नमेंट के पास ना हो, तो वो पिछले दरवाजे से बेचना शुरू कर दे, बराबर के नहीं। कितना भी इसके ऊपर रोक टोक लगाओ, वो ओपन मार्केट में मिलना चालू हो जाए, इसलिए वो सेंसिटिव सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने अपने पास रखा। रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट बाय प्रमोटिंग एक्सपोर्ट एंड रिड्यूसिंग इम्पोर्ट, हम क्या करना चाहते हैं, इम्पोर्ट को कम करना चाहते हैं। तो इम्पोर्ट को कम करने के लिए आपको इंडस्ट्री को डेवलप करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भी आपको वही चाहिए, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी क्या होता है कि जो इम्पोर्ट ज्यादा होने तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा बाहर जाता है और हमको कमाना ज्यादा पड़ेगा उसके लिए, तो वो चीजों को हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। अब एकदम इजी क्वेश्चन आया, डिफाइन प्राइवेट सेक्टर, और इसमें क्लासिफिकेशन और रोल ऑफ, इसमें रोल वाला क्वेश्चन है ना वो 5 मार्क का है। पहले ये दोनों यूनिट है ना काफी बड़े थे, मेरे पास अभी जो पुराना पैम्फलेट है 2 साल पहले का,
उस पैम्फलेट के अंदर 16 पेज का ये अकेला यूनिट है, इसमें दोनों 16 पेज के आ जाते हो। नाउ डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, द सेगमेंट ऑफ अ नेशनल इकोनॉमी। देखो सेगमेंट यानी हिस्सा, नेशनल इकोनॉमी का वो हिस्सा जो ओन, कंट्रोल और मैनेज किया जाता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा। मेरे तुम्हारे जैसे लोग जिसको कंट्रोल करते हैं, ओन, ओन यानी मालिक जिसका बनते हैं, और इसको मैनेज करते हैं, इसको प्राइवेट सेक्टर, अंडरलाइन करो इसको, ऑन, कंट्रोल एंड मैनेज को। और एंटरप्राइजेस इज नोन एज प्राइवेट सेक्टर। द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आर डिवाइडेड। देखो कौन कौन से बेसिस के ऊपर उसको डिवाइड किया जाएगा, तो सबसे पहले साइज, जिसमें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एंड लार्ज एंटरप्राइज, वो भी प्राइवेटली या तो पब्लिकली ट्रेडेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। दे कैन बी क्रिएटेड इन 2 ways। देखो कैसे क्रिएट किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करें, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें, प्राइवेट इंडिविजुअल्स यानी आम आदमी कुछ अलग बिजनेस स्टार्ट करे, या तो गवर्नमेंट अपनी कंपनी को प्राइवेट इंडिविजुअल को बेच दे, वो भी तो प्राइवेट सेक्टर का जुगाड़, राइट। तो 2 तरह से होता है। पहले तो कौन सा, के पहले तो हम नई एंटरप्राइज को फॉर्म करेंगे, और दूसरे में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का प्राइवेटाइजेशन यानी खानगीकरण किया जाए। अब प्राइवेट सेक्टर में सब नाम आप जानते हो, ऑलरेडी सीख चुके हो अपने। इसमें सबसे पहले ये देखो क्लासिफिकेशन है, ये 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है सोल प्रोप्राइटरशिप यानी व्यक्तिगत मालिकी, फिर पार्टनरशिप, फिर जॉइंट हिंदू फैमिली यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसको बोलते हैं वो, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर कंपनी में 2 टाइप, एक पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। तो सवाल के पब्लिक लिमिटेड कंपनी में उसके शेयर्स जो है ना, वो ओपन मार्केट में अपने बेचते हैं और खरीदते हैं, लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके शेयर मार्केट में खरीदे और बेचे नहीं जा सकते। और आता है उसके बाद में मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी जिसका मार्केट एक से ज्यादा कंट्रीज में डेवलप होता है, उसको अपने मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट, उसके फीचर्स, प्राइवेट सेक्टर्स आर जनरली एस्टैब्लिश विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। अंडरलाइन करो, सोल ऑब्जेक्टिव यानी फक्त, सोल का मतलब एक का जो ऑब्जेक्टिव है उसका, वो भी क्या, प्रॉफिट कमाना। एंड बिल्डिंग ब्रांड रेपुटेशन, जिस चीज को वो बेच रहे हैं उसके ऊपर से अपनी ब्रांड की रेपुटेशन बनाना, यानी वो ये चाहते हैं ना कि अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी सबसे अच्छी रहे और प्रॉफिट हम सबसे ज्यादा कमाएं। दे प्रोवाइड क्वालिटी सर्विस टू द कम्युनिटी टू विन, अंडरलाइन करो, द ट्रस्ट एंड गुडविल फ्रॉम द पीपल, लोगों का भरोसा जीतने का काम करते हैं। और वो लॉन्ग रन के अंदर सर्वाइव करेंगे और कंपटीशन करेंगे। कंपटीशन किसके साथ में, विद द एनिमीज। यहाँ पे मैं एनिमीज वर्ड को रिप्लेस करना चाहूंगा, उसकी जगह पे अपने लिखेंगे राइवल। एनिमी तो दुश्मन हुआ, RIVAL, राइवल। दे ऑल्सो हैव टू फॉलो द गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर। ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है इनके ऊपर, पर उस गवर्नमेंट क्या करती है, उनके ऊपर अलग अलग लॉज या तो ऑर्डर, ऑर्डर यानी वो बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं वो चेक करती है। और साथ में इट इज द लार्जेस्ट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉइज। ये सबसे बड़ा सेक्टर किसके लिए माना जाता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे लार्जेस्ट सेक्टर है। आगे जो देखा ना लार्जेस्ट सेक्टर, वो किसमें लार्जेस्ट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर भी लार्जेस्ट, पर वो प्रोडक्शन के मामले में है, ये एम्प्लॉयमेंट के मामले में लार्जेस्ट सेक्टर। ऑल्दो इन प्राइवेट सेक्टर परफॉर्मेंस इज द बेसिक क्राइटेरियन, क्राइटेरियन यानी प्रमाण, फॉर जॉब स्टेबिलिटी। इफ यू परफॉर्म वेल यू विल गेट प्रमोटेड, यानी मतलब आप अगर अच्छा काम करोगे तो आपका प्रमोशन होगा, और अगर आपने बराबर काम नहीं किया तो आपको टर्मिनेट यानी काम से निकाल दिया जाएगा। द मेजर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर आर एज अंडर। सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करे, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करे, फिर आईटी सर्विस, आईटी सर्विस यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें इन्फोसिस, टेस्को, ये सारी कंपनीज आती है।
फिर कुरियर सर्विस जिसमें मारुति कुरियर, जीएमएस एक्सप्रेस ये सब आता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट खास करके एलएनटी, लार्सन एंड टुब्रो, TOUBRO। अब रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया, ये जो मैंने बोला आपको, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। द गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड a specific role to the private sector in the field of industries, trade and services sector। सबसे पहला जो रोल है ना वो ये है कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमी के अंदर इंपोर्टेंस, इसको ट्रेमेंडस यानी खूब ज्यादा, बहुत ज्यादा उसको ट्रेमेंडस बोला जाता है। सेकेंड लाइन में फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्राइवेट सेक्टर प्लेज अ डोमिनेंट यानी अ बिग रोल फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इनसाइड द कंट्री। कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए ये सबसे अच्छा रोल प्ले करते। a huge number of large scale, small scale, cottage scale units are under the control of private sector। यानी प्राइवेट सेक्टर किसको कंट्रोल करे, ध्यान दे। लार्ज स्केल बिजनेस भी, बड़े बड़े बिजनेस भी आ जाए वो भी इसके कंट्रोल में, स्मॉल स्केल वाले भी, और कॉटेज यानी बहुत कम लेवल पे काम, जिसके अंदर 50 से भी कम लोग काम करते हो, उसको अपने कॉटेज इंडस्ट्री बोलेंगे। इट प्रूव्स दैट स्मॉल स्केल एंड कॉटेज स्केल इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट, अंडरलाइन करो, 4 times मोर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि लार्ज स्केल में मशीन से काम होता है, स्मॉल स्केल के अंदर आदमी ज्यादा काम करते हैं, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा प्रोवाइड होगा। फिर आगे हेल्पफुल फॉर डेवलपमेंट, प्राइवेट सेक्टर प्लेज अ डोमिनेंट, अगेन आया देखो, डोमिनेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑल द प्राइवेट एंटरप्राइजेस आर निकाल दो इसमें, वर्क फॉर प्रॉफिट मोटिव, यानी वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। दे एक्चुअली प्ले अ लीडिंग रोल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉमोडिटीज, न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। नई चीजें लाने में सबसे ज्यादा आगे यही लोग रहते हैं, राइट। नई टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है, नए प्लांट्स, इक्विपमेंट और मशीन्स। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैज इनोवेटिव आइडियाज एंड ऑलवेज modifies the total method of production। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर उसके पास नए नए आइडियाज होते हैं और वो हमेशा जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है उसको मॉडिफाई यानी चेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, ऐसा। नाउ कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर, इंडिया इज एन एग्रो इकोनॉमी। एग्रो यानी एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड, जिसको एग्रो बोला जाता है, यानी अपने बोल सकते हो उसको कि खेती केंद्रित, इन एग्रो इकोनॉमी के भाई। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटीज, अलाइड यानी उसके साथ में जुड़ी हुई, गुजराती में यानी संलग्न के भाई, एक्टिविटीज लाइक फिशिंग, पोल्ट्री यानी अंडे और मुर्गियां, बतख भी आ गई। फिर कैटल रेलिंग यानी जानवर को पालना, एनिमल हस्बेंड्री वो भी वही हुआ, और डेयरी फार्मिंग। देखो कैटल रेलिंग में क्या, उसमें जो दूध देने वाले जानवर है वही आते हैं, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री में घोड़े भी आ गए, गधे भी आ गए और ऊंट भी आ गए। एंड डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग आया तो द नेशनल इनकम इज नियरली 22%। ऑन द अदर एंड 60% वर्किंग पॉपुलेशन। याद रखो टोटल हमारा नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर का हिस्सा कितना है, खाली 22% का, लेकिन एम्प्लॉयमेंट 60% लोगों को दिया जाता है। और ये भी ज्यादातर कौन लोग करते हैं, इसमें गवर्नमेंट कहाँ आती है, इसमें 98% हिस्सा प्राइवेट सेक्टर का है। फिर कंट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्री, अकॉर्डिंग टू 1956 रिजोल्यूशन यानी उस वक्त जो हमने कानून बनाया था, उस वक्त इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग इंटरमीडिएट गुड्स एंड मशीन्स कैन बी सेट अप इन द प्राइवेट सेक्टर। कौन सी इंडस्ट्री को सेट करना है, इंटरमीडिएट यानी वचगारानी वस्तु की भाई, और मशीन्स उसको सेटअप करना है। A good number of ultra modern industries are constructed under the control of private sector। यानी मॉडर्न इंडस्ट्रीज को कौन कंस्ट्रक्ट करता है, प्राइवेट सेक्टर। These include several consumer good industries like sugar industry, edible oil industry, textile industry, paper industry, spice industry and semi finished food industry।
यानी मतलब इसमें कौन कौन इंडस्ट्री आ जाएगी? सबसे पहले तो एडिबल ऑयल, यानी जो खाने लायक तेल है वो आ गया। शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, पेपर, स्पाइस, मसाला। और इवन इन द स्फीयर यानी एरिया ऑफ कैपिटल गुड्स, आयरन एंड स्टील, हेवी इंजीनियरिंग, केमिकल, मोटर्स एक्सेट्रा, प्राइवेट सेक्टर प्लेज अ डोमिनेंट रोल फॉर देयर डेवलपमेंट। यानी इसमें भी प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत ज्यादा बड़ा है। नाउ हाई पोटेंशियलिटी, most of the small scale and cottage scale industries are using labor intensive technologies. They create huge employment opportunities. These industries are owned by private sector. About 80% of total working forces are employed in either organized or unorganized private sector units. यानी ज्यादातर लोग किसमें 80% लोग आज भी ऑर्गेनाइज या तो अनऑर्गेनाइज प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। और प्राइवेट सेक्टर कंट्री की टोटल इनकम में से 3/4 यानी ऑलवेज 75% हिस्सा किसका है? नेशनल इनकम है प्राइवेट सेक्टर का। मोर ओवर दिस सेक्टर ऑल्सो प्लेज अ वाइटल यानी इंपॉर्टेंट रोल टू द इंक्रीज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग यानी बचत के अंदर भी इनका हिस्सा बहुत ज्यादा है। और कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मतलब मूडी सर्जन, तुम जो बचाते हो पैसा उसको तुम बैंक या तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रखते हो, वहां से लोन दी जाती है, उसको कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द डिफरेंस बिटवीन, तो देखो मीनिंग, ये सिंपल समझा देता हूं तुमको, क्योंकि ये आपको है ना वर्ड टू वर्ड जाना है, सिंपल जैसा। मीनिंग, द सेक्शन ऑफ नेशंस इकोनॉमी, जो कंट्रोल किसका है इसके अंदर? गवर्नमेंट का। तो इसमें याद रखना कंट्रोल बाय गवर्नमेंट बस, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट, इसको पब्लिक सेक्टर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल किसका है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स का, बस इतना। तो एक में लिखना क्या है? कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, दूसरे में लिखना है कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, बस हो गया ये डिफरेंस, बराबर। फिर दूसरा बेसिक ऑब्जेक्टिव टू सर्व द सिटीजन्स, बस। और यहाँ पे अर्निंग प्रॉफिट ऐसे ही लिखा है। और रेज मनी फ्रॉम, कहाँ से पैसा आता है? तो सरकार जो टैक्स, ड्यूटी और पेनल्टी में से पैसा लाती है वो पैसा आता है, जबकि ये पैसा शेयर्स और डिबेंचर से आता है या तो लोन से, बराबर। और एरियाज कहाँ पे? तो पुलिस, आर्मी, माइनिंग, हेल्थ, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, बैंकिंग और इंश्योरेंस में, इन सब सेक्टर्स के अंदर पब्लिक सेक्टर ज्यादा है, जबकि प्राइवेट सेक्टर बाकी सब में। और बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग, तो इसमें जॉब सिक्योरिटी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अलाउंस एक्सेट्रा, जबकि यहाँ पे सैलरी अच्छी मिलती है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, कंपटीशन अच्छी मिलती है, इंसेंटिव ज्यादा दिया जाता है। अब आता है उसके बाद में बेसिस ऑफ प्रमोशन, तो इसमें प्रमोशन का बेस क्या रखा जाता है? सीनियोरिटी, खास करके किसमें? पब्लिक सेक्टर में, क्योंकि जितनी एज ज्यादा ने उतना प्रमोशन मिलने के चांस ज्यादा, जबकि प्राइवेट सेक्टर में मेरिट पे अच्छा काम करोगे प्रॉपर मिलेगा। और जॉब स्टेबिलिटी तो पब्लिक सेक्टर में है, क्योंकि एक बार तुमने जॉब ली तो वो कंफर्म मानी जाती है रिटायरमेंट तक, जबकि प्राइवेट सेक्टर में परफॉर्मेंस के ऊपर होता है, अगर काम बराबर नहीं किया तो काम से निकाल भी दिया जाए। ये तुम्हारा पहला पोर्शन इसमें खत्म हुआ।